नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि देखिए चुनाव है और लोकसभा का 18वीं लोकसभा के लिए। और जब लोकसभा का चुनाव है तो आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर चल रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी पर हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। शहजादे ने महाराजाओं का अपमान किया पर नवाबों पर के अत्याचार पर चुप रहे। अब आप लोगों को यहाँ याद रखना चाहिए देखिए चुनाव के बारे में, और बाकी इस तरह के बयान से कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं टोटल लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 18 साल कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और इस चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है नीचे, ठीक है। संदेश खाली से बरामद विदेशी हथियारों के चीन से जुड़े तार, विदेशी पिस्तौल और रिवॉल्वर पर चीनी भाषा में लिखा है निर्माता का नाम और सीरियल नंबर। ये आपने देखा है कि बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो संदेश खाली की घटना है, जिसमें आप देखते टीएमसी के नेता का नाम जुड़ा था, महिलाओं से यौन उत्पीड़न और उन्हें परेशान करने, उनकी जमीन हड़पने की बात, तो उसी घटना की बात हो रही है। पाकिस्तानी नौका से 86 किलो हीरोइन बरामद हुई और 14 गिरफ्तार हुए हैं। और आप देखते हैं कि तटरक्षक बल ने अरब सागर में चलाया संयुक्त ऑपरेशन। बरामद ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 600 करोड़ रुपए है। अब आगे मालूम नहीं चलता है कि कहां गई है। अब ये देखिए पकड़ी गई, अब आगे नहीं मालूम चलेगा कहां गई। खुफिया सूचना मिलने के बाद तटरक्षक बल गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त टीम तटरक्षक बल के जहाज राजरतन पर सवार होकर इस संदिग्ध नाव की तलाश में निकली। समुद्र में 25-26 अप्रैल की रात को जब्त यह पाकिस्तानी नौका अल रजा दिखी और तो उसे रोकने का इशारा किया गया। पहले तो पाकिस्तानी नौका के चालक दल ने राजरतन को टक्कर मारने की कोशिश की और फिर भागने का प्रयास किया। तटरक्षक बल ने फायरिंग की तो खुद को घेरा पाकर तस्करों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तलाशी में नौका से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद हुई है और उसके बाद नौका व उस पर सवार तस्करों को पोरबंदर तट पर लाया गया। देखिए अरब सागर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो है अरब सागर, ठीक रहे। और हमारे देश के लोग भी मिले रहते हैं इसमें। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में ग्राम सुरक्षा गार्ड बलिदान हो गया। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आए दिन आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब से लगती है। महेंद्रानंद बने अनुसूचित जाति के पहले जगत गुरु। मतांतर रोकने और सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से जूना अखाड़ा ने अनुसूचित जाति के महामंडलेश्वर महेंद्रानंद गिरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की है। वह अनुसूचित जाति के पहले जगत गुरु हैं। यूं तो अनुसूचित जाति के महामंडलेश्वर बहुत पहले से हैं, लेकिन जगत गुरु पहली बार बने। और आप देखिए तीरंदाजी विश्व में भारतीय पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण। 14 वर्ष बाद पुरुष टीम ने रिकर्व स्पर्धा में प्राप्त की ऐतिहासिक जीत। दक्षिण कोरिया को हराकर देश को दिलाया 5वां सोना। भारत ने कंपाउंड पुरुष और महिला मिक्स्ड टीम में भी जीता था स्वर्ण पदक। इस संघाई में तीरंदाजी विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चाइना में तरनदीप राय, धीरज बोम्मा देवरा व प्रवीण जाधव की जोड़ी ने। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल गिरफ्तार हुए। देखिए आपने देखा होगा कि स्टाइल और एक्सक्यूज मी फिल्मों के लिए भी जाने जाते थे साहिल।
तो एक आप देखते हैं कि जो महादेव सट्टा है, गैमलिंग से जुड़ा हुआ था ना मामला, उसी की बात हो रही है। भूपेश बघेल पर आप देखते हैं पैसे लेने का आरोप लगा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर। इसमें संयुक्त राष्ट्र से गूंजेगी भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी। और 3 मई को एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर विशेष सत्र। 2 महिला सरपंच और 1 जिला परिषद अध्यक्ष सुनाएंगी अपने अनुभव। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के देखिए जो संगठन है, इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। और आप देखिए कौन कौन है इसमें। सुप्रिया दास दत्ता जनहित से जुड़े निर्णय में महिलाओं की सक्रियता के लिए मजबूत पैरवी की है। अपने जिले में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके माध्यम से गांवों के विकास से जुड़े गंभीर विषयों पर सबसे पहले संबंधित महिला विचार विमर्श करती हैं और अपने सुझाव देती हैं। उसके बाद पंचायत के अधिकारी उस दिशा में काम करते हैं। दत्ता ने अपने जिले में शिशु सुरक्षा सुविधाओं की भी बेहतर किया है। और ये नीरू यादव बालिकाओं की स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए विशेष प्रयास किया है। इसमें सफलता मिलने के कारण उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बालिकाओं को खेलों और खास तौर पर हॉकी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए काफी काम किया है इन्होंने। गणित में परा स्नातक नेहरू को राज्य में हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी पहचाना जाता है। उनकी उपलब्धियों में पौधारोपण को बढ़ावा देना भी शामिल है। हेमा कुमारी कुनुकु इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ई कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग करने वाली हेमा ने अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पर विशेष काम किया है। जन सुविधाओं को धरातल और खास तौर पर गरीब वंचित वर्ग तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। महिलाओं बालिकाओं में स्वास्थ्य संबंधी अभियानों पर विशेष जोर देने के साथ ही वह अपनी ग्राम पंचायत में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराती रहती हैं। और मैंने आप लोगों से कहा है ना, देखिए कि अगर आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि ईमानदार है और वो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है तो आपके यहाँ बड़ा कुछ हो सकता है फेरबदल। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। जर्मनी से वापस आएंगे चोल साम्राज्य के तामपत्र। और तामपत्रों पर राजज्ञा लिखी है। ये मूर्तियां जर्मनी के लाइडन विश्वविद्यालय में मौजूद है। और नवंबर से दिसंबर तक आप देखें तामपत्रों के देश में वापस आने की उम्मीद है। तमिलनाडु सरकार ने इन्हें वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से किया अनुरोध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस पर काम करने का दिया है निर्देश। और देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में हुई थी इसकी स्थापना। ये चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। भारत और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। और राजराज चोल उस समय के प्रतापी राजा हुए। उस समय के तामपत्र है। उत्तर भारत के लोगों में चोल राजवंश को लेकर फिल्म पोन्नियन सेल्वन के रिलीज के बाद जिज्ञासा बढ़ी थी। और 2022 में यह फिल्म तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज हुई थी। और चोल साम्राज्य वर्तमान भारत के तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा से लेकर मालदीव, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों तक फैला हुआ था। और कई इतिहासकारों ने लिखा कि चोल साम्राज्य की स्थापना कावेरी नदी के किनारे हुई थी। और चोल राजाओं का सिक्का कई देशों में चलता था। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य सेना, पैसे, साहित्य और संस्कृति व कृषि में काफी तरक्की कर चुका था। और चोल साम्राज्य के मशहूर शासक रामराज प्रथम ने कलिंग, उड़ीसा, सेलोन, श्रीलंका व मालदीव तक फैला दिया था। और राजराजा प्रथम ने ही चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर से बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
और कांजीवरम में बनने वाले सिल्क की साड़ी कंचीपुरम में के मंदिर व तमिल संगम काल में भी चोल साम्राज्य के समय में हुए थे। 79 कितना 69,517 वोट मिले थे 1988 में हुए इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव में कांसीराम को। बासपा संस्थापक कांसीराम इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे और वीपी सिंह ने 2,02,996 वोट पाकर कांग्रेस के सुनील शास्त्री को हराया था। चलिए बाकी राजनीति हो रही है तो चल रहा है। देखिए राजनीति ऐसी ही तो होती है। एक जगह आप देखते हैं कि पति पत्नी दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आपके प्रचार गीत पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। आपने केंद्र की तानाशाही का और कहा गीत में कहीं भी भाजपा का नाम नहीं है। आयोग ने कहा कि गाने के कंटेंट में बदलाव कर आप इसे फैलाए। तो देखिए चुनाव आयोग आजकल बहुत सारे सवाल चुनाव आयोगों पर भी उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर। चुनाव मैदान में सिर्फ 8% महिला उम्मीदवार हैं। फिर अब देखिए 1625 थी पहले चरण के चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या। 135 महिला उम्मीदवारों थी चुनाव के पहले चरण में। 100 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था दूसरे चरण में। 1198 उम्मीदवारों ने दूसरे चरण में चुनाव लड़ा। चलिए तमिलनाडु केरल की हिस्सेदारी अधिक देखने को मिलेंगी। और दिल्ली विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला रामास्वामी ने कहा कि राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिकार अहमद अंसारी ने कहा कि भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाओं हैं, लेकिन राजनीति में उनका कम प्रतिनिधित्व कई सवाल खड़े करता है। ये सही बात है, आधी आबादी उनकी है। अब आप देखिए कि आपको महिलाओं के आरक्षण के लिए कानून बनाना पड़ा। बिना कानून की किसी पार्टी ने आप देखिए 33% अगर कानून लाया गया कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को हिस्सेदारी रहेगी तो आप ही दे देते। कानून लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन कोई देना ही नहीं चाहता है। देखिए लेकिन हाँ, ये कानून कब लागू होगा उसके बाद आप देखते हैं कि बढ़ेगी उनकी प्रतिनिधित्व। और महिलाओं को देखिए हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि उनका जो भी हिस्सा है मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बेहतर समझ सकती महिलाओं की समस्या, उनका समाधान कैसे हो सकता है उसे भी समझ सकती हैं। देख लीजिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। ये मोहन भागवत कह रहे हैं संघ ने हमेशा आरक्षण का समर्थन किया है। रिजर्वेशन पर आजकल खूब बहसें चल रही ना। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। लोगों के हित को आभा आईडी स्वास्थ्य पोर्टलों से जुड़े राज्य, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं। सीडीएस के दौरे से भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ। यात्रा के दौरान सीडीएस चौहान ने फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान राफेल जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के खरीदने की भारत की योजना पर भी चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहले राष्ट्रपति और सीजीआई की प्रतिमा लगाने की मांग हो रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक सेक्स स्कैंडल मामले में सांसद रेवन्ना के खिलाफ केस, एसआईटी करेगी जांच। देखिए ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा है ना, उनके बेटे और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और उनके पौत्र की बात हो रही है। तो नेताओं के ऊपर देखिए बड़ा, जिन्हें हम अच्छा समझते हैं वही यही निकलते हैं।
स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक फिर भी 12वीं का परीक्षा सुन रहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का मामला, शिक्षा अधिकारी ने कहा जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और सरकारी स्कूलों का हाल तो आप सभी जानते हैं, और शिक्षकों की क्या ड्यूटी रहती है और क्या वो कर्तव्य निभाते हैं, ये भी आप लोग बेहतर जानते हैं। सरकारी अधिकारी मतलब आप देखिए समझ सकते हैं कितना बुरा हाल रहता है। अपना कर्तव्य निभाने की वो सोचते ही नहीं है। लोकतंत्र के पर्व में आईआईटी की डिवाइस से जागरूकता का उल्लास। पहले उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वीप सेल के सहयोग से मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना है। अच्छा काम है। ये प्रतिनिधित्व किसका कितने का, ये आप देखिए, भारत में जनप्रतिनिधि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से चुने जाते हैं, यानी कि जब सबको सब में जिससे ज्यादा वोट मिलते हैं ना उसे। और इस व्यवस्था में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता होता है। इसमें बड़ी कमी यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार कम वोट पाकर भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर बन जाता है, जबकि क्षेत्र के ज्यादातर मतदाता उसे वोट नहीं करते हैं। इस तरह से चुनाव का नतीजा मतदाताओं की बड़ी संख्या की राय के विपरीत होता है। ऐसे में भारत में एक वर्ग निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने की मांग पर जोर दे रहा है। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को मिली मतों की संख्या के अनुपात में सीटें मिलती हैं, और इस व्यवस्था में हर एक वोट चुनाव के परिणाम में योगदान करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी पार्टी को 40% वोट मिलता है तो उसे 40% सीटें मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकार वास्तविक बहुमत यानी कि 50% से अधिक मत हासिल करने वाली हो, और दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में इसी व्यवस्था से सरकारें भी चुनी जाती हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह पड़ताल का मुद्दा है कि क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतदाताओं की राय को बेहतर तरीके से परिलक्षित करती है, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए, चुनाव प्रणाली में बदलाव से राजनीतिक स्थिरता को हो सकता है खतरा। पिछलित मान्यताओं के विपरीत भारत लोकतंत्र की जननी है, और समिति, सभा, गण राज्य, पुरोहित परिषद, अमात्य परिषद आदि उदाहरणों से हमारे प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। महाभारत में राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है। व्यवस्थाएं कितनी सुगढ़ थी, इसके लिए यह केवल महाभारत के शांति पर्व का उल्लेख करना समीचीन होगा। चुनाव हमारे तंत्र के लिए नया नहीं है, और यह हमारी विरासत का हिस्सा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक ऐसी चुनाव व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार सबसे आगे रहने वाला उम्मीदवार जीत प्राप्त करता है। इसमें यह मायने नहीं रखता है कि जीत का अंतर क्या है, और इसमें वोट प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सीटों के प्रतिशत में परिवर्तित नहीं होते हैं। सहयोग से इस प्रकार की व्यवस्था में अधिकतर उन देशों के ने अपनाई है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। भारत में संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एंगर ने इस व्यवस्था का समर्थन इस आधार पर किया था कि बहुत की साक्षरता दर बहुत कम है और संस्थागत व्यवस्था कमजोर है, और भारत की एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता। और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद की 1910 की रॉयल कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया, और जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व और साधारण बहुमत प्रणालियों की जांच की गई थी। और ब्रिटिश रिपोर्ट में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राथमिकता दी गई थी, और पर फिर भी ब्रिटिश संसद ने इसे नहीं अपनाया। ब्रिटिश संसद का मानना था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से सरकार की स्थिरता को खतरा होगा, और अतः भारत के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का चयन एक सकारात्मक विकल्प के रूप में किया गया। श्रेय भीमराव अंबेडकर के अध्ययन और अनुभव को दिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज को, जहां आज की जाति और पंथ की मान्यताओं का संकुचन स्वार्थों पर मतों को प्रभावित किया जाता है और लोग मत देते भी है को पहचान लिया था, और राष्ट्र हित में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का पक्ष लिया था, और यह लागू हुआ। अकादमिक चर्चा को सकती है, परंतु आज की ध्रुवीकरण की राजनीति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समय नहीं आया, क्योंकि मत के प्रतिशत में एक रूपता का अभाव है। 100% तो दूर हम आज तक 60 से 65% के ऊपर मुश्किल से जा पाए हैं। भारत की बहुलता को देखते हुए वे अनुपातिक प्रणाली ने समाज में विद्रोह और द्वंद्व को ही बढ़ावा मिलेगा, और राष्ट्र में एकता और अखंडता के लिए चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। राज्यों की जनसंख्या का अनुपातिक अध्ययन करें तो मिलेगा कि अगर राज्यों में बिखरा हुआ बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, कल्पना की जा सकती है। स्थिति बहुत विषम हो जाएगी। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सफलतापूर्वक चल रहा है, इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। हम बहुदलीय व्यवस्था में हैं, और जिसमें क्षेत्रीय दलों की बहुलता है, यह बहुलता भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विपरीत जाती है। इसलिए भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की चलती रहनी चाहिए। अभी देश दूसरे किसी प्रयोग के लिए तैयार नहीं है।
ये चुनाव का तरीका बदलने की जरूरत। तो आप देखिए जब भारत में संविधान लागू हुआ तो हमने ब्रिटेन की तर्ज पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया, और इस व्यवस्था में जो उम्मीदवार क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाता है वह जीतता है। लेकिन पिछले 75 वर्षों में चीजें बहुत बदल गई हैं। वर्तमान में जारी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर 1618 उम्मीदवार मैदान में थी, यानी हर सीट पर आप देखिए लगभग 16 उम्मीदवार थे। इसका मतलब है कि 50% से कम वोट पाकर कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। 2014 में आम चुनाव में 543 में से 343 उम्मीदवार 50% से कम वोट पाकर जीते थे। 2019 में 201 जीतने वाले उम्मीदवारों को 50% से कम वोट मिले थे। क्या ऐसे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के सभी या अधिकांश मतदाताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं? हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है, और यहाँ 17 प्रमुख भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां हैं और जातियां हैं। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले भारत में रहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। और 2014 में चुनाव में देश में कुल 83.4 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। वोट करीब आप देखिए 66.4% या 55.4 करोड़ मतदाताओं ने दिया। सत्तारूढ़ दल के विजेताओं को डाले गए कुल वोट का 25% और कुल मतदाताओं का 16.7% वोट मिला। सत्तारूढ़ दल जिन सीटों पर हार गया वहां का वोट भी मिला लें तो उसे आप देखिए कुल वोटों का 31% वोट मिला। वहीं सत्तारूढ़ दल को 282 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की जरूरत होती है, और सरकार बनाने वाले दल ने सहयोगियों के साथ मिलाकर 336 सीटें हासिल की। 2019 के आम चुनाव में देश में कुल 91.2 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, और इसमें से करीब 67% या 62 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। सत्तारूढ़ दल के जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल डाले गए वोट का 31% और कुल मतदाताओं की संख्या का 27% वोट मिला। हारने वाले उम्मीदवारों को मिले वोट को जोड़ लें तो सत्तारूढ़ दल को कुल वोट का 37% मिला, और पार्टी को 303 सीटें मिली और सत्तारूढ़ गठबंधन को 353 सीटें मिली। ये बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल 2014 में 31% वोट के साथ 52% सीटें और 2019 में 37% वोट के साथ आप देखें कि 56% सीटें हासिल की, यानी कि 50% वोट नहीं मिला है, और आप देखिए भारी बहुमत मिला। वहीं बासपा 2014 में वोट की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर रही, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली थी। अगर आप देखते हैं कि अनुपातिक प्रणाली वाला वो प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला सिस्टम होता तो आप देखिए उसके जितना वोट मिला था ना उस हिसाब से सीटें उसे मिलती हैं। और आप देखिए सवाल यह है कि सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं देने वाले 60% या इससे अधिक मतदाताओं को क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? और सवाल यह भी है कि दूसरे देशों ने इस समस्या का समाधान कैसे किया है? क्या भारत सरकार ने कभी मतों और सीटों के बीच अंतर पर कभी गौर किया है? अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका में किसी क्षेत्र से जीतने वाला जनप्रतिनिधि राज्य का गवर्नर या राष्ट्रपति कुल पड़े वोट का 50% से अधिक वोट हासिल करता है। आमतौर अमेरिका में राष्ट्रपति और गवर्नर को मतदाता सीधे चुनते हैं। यूरोप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया कर पार्टियों के वोट और सीट के बीच अंतर को सही किया है। और इस व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता के पास 2 वोट होते हैं, एक वोट क्षेत्र के स्थानीय उम्मीदवार के लिए और दूसरा आप देखिए पार्टी के लिए। पार्टी को मिले वोट के आधार पर कुल सीटों में हर एक पार्टी को आवंटित की जाती है। 2014 के चुनाव में बासपा को कुल पड़े मतों का 4.2% मत मिला था देश भर में। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती तो आप देखिए कि बासपा को करीब 20 सीटें मिलती। यूरोप के 28 देशों में 21 देशों ने इस प्रणाली का आधार पर चुनाव होते हैं। एक तीसरा सिस्टम फ्रांस का है। यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार के लिए कुल डाले गए वोट का कम से कम 50% प्लस 1 होना जरूरी है। अगर किसी उम्मीदवार को इतना वोट नहीं मिलता है तो सिर्फ शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरा राउंड होता है। अगर भारत में यह सिस्टम होता तो 2014 में 343 सीटों पर और 2019 में 201 सीटों पर दूसरा राउंड होता। क्या भारत सरकार ने इस मुद्दों पर विचार किया है? इसका जवाब है हाँ, एक बार नहीं कम से कम 2 बार। जस्टिस जीवन रेड्डी लॉ कमीशन और जस्टिस MN वेंकटचलैया वर्किंग कमेटी ने इस पर अपनी सिफारिशें दी थी, और दोनों ने कहा है कि हम एक वैकल्पिक सिस्टम की जरूरत है, लेकिन किसी सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया। समस्या है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि किसी भी बदलाव से उनको फायदा हो, ऐसा देश को नहीं। भारत में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली उम्मीदवार जीतता है, वह 50% से कम वोट पाकर भी चुना जाता है। मतदाताओं का बड़ा हिस्सा जो उसे वोट नहीं करता है उसका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं होता है।
ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका वह है कि एक लोकसभा सीट से 2 सांसद हों। इसका मतलब है कि 33.33% से अधिक वोट पाने वाला कोई भी सांसद बन सकता है। इस तरह से आप देखिए अधिकतम 2 सांसद चुने जा सकेंगे। इस व्यवस्था के कई फायदे हैं। इस तरह से उम्मीदवार को किसी पर जुबानी हमला नहीं करना पड़ेगा, न ही चुनाव पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। उसे सिर्फ 1/3 वोट से अधिक वोट हासिल करने पर फोकस करना होगा और इस तरह से चुनाव अभियान के स्तर में भी सकारात्मक बदलाव होगा, जो वर्तमान दौर में बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया है। निश्चित तौर पर चुनाव के लिए एक वैकल्पिक तंत्र की जरूरत है और इसके लिए इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श होना चाहिए। सही बात है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बनाम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए इसलिए कहते हैं कि आप लोग कहते रहते हैं ना कि किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, न्यूज पेपर का और आर्टिकल्स का, इस तरह की फैक्ट का। तो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं चुनाव सुधार के बारे में, तो वहां आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। दुनिया में भर में चुनाव की प्रमुख रूप से 2 प्रणालियां हैं, साधारण बहुमत प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही जीता हुआ घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का कम से कम 50% से अधिक प्राप्त हो। साधारण भाषा में इस विधि को सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं। भारत में विधान परिषद, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ अन्य कर सभी चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से ही अपनाए जाते हैं। 100 से अधिक देश अपने यहाँ चुनाव के में अनुपातिक प्रतिनिधित्व या मिश्रित सिस्टम का कर रहे हैं इस्तेमाल। अनुपातिक प्रतिनिधित्व आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में चुनाव की सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। 50 से भी कम देश विश्व में चुनाव के लिए कर रहे हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल। क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बाद चुनाव की दूसरी प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस पद्धति में गणना के बाद प्रत्येक राजनीतिक दल को संसद में उस अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं और जिस अनुपात में उन्हें मत मिलते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करते हैं और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेते हैं जितनी सीटों का कोटा उन्हें दिया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी 2 प्रकार की होती है। इजराइल और नीदरलैंड में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। अर्जेंटीना व पुर्तगाल में पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है और जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में से चुना जाना होता है और इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को मत देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। एक राजनीतिक दल को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। इस तरह से किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व में अंतर देख लीजिए। तो इस पद्धति में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाता है जिससे निर्वाचन क्षेत्र या साधारण शब्दों में सीट कहते हैं। किसमें? फर्स्ट पोस्ट द पास्ट में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। कभी कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें आप देखिए हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं और फर्स्ट पोस्ट द पास्ट में आप देखिए मतदाता प्रत्याशी को मत देते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं। फर्स्ट पोस्ट द पास्ट में आप देखिए राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में आप देखिए हर राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में ही विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। और आप देखिए फर्स्ट पोस्ट द पास्ट में यह जरूरी नहीं कि विजयी उम्मीदवार को मतों का कुल बहुमत यानी कि 50% से अधिक मिले और आप देखें विजयी उम्मीदवारों को मतों का बहुमत हासिल होता है इसमें। और उदाहरण देखें तो फर्स्ट पोस्ट दा के आप देखते हैं कि ब्रिटेन भारत हो गया और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, पुर्तगाल हो गया। ये आप लोग याद रखिए, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है। ये भोजशाला की भीतरी खुदाई में मिली चौथी दीवार सर्वे की हो रहा है ना मध्य प्रदेश के भोजशाला में,
और कहते हैं कि यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर मंदिर बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप लोग देखेंगे 1 नवंबर 1956 में राज्य बना था। इसकी सीमा आप देखेंगे कितनी, उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिजली से रोशन होंगे चीन सीमा से लगे हमारे गांव। नेशनल ग्रिड से जुड़ेगी ब्यास और दारमा घाटी। 85 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ। व्यवसायी घाट ब्यास घाटी के 18 और दारमा घाटी के 14 से 12 से अधिक गांव को मिलेगा लाभ। सोचिए, आजादी के बाद अभी तक यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाई, समझ सकते हैं आप। चाइना की बात करें तो देखिए लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। भारतीय युवाओं में बेरोजगारी थोड़े समय की बात है। आरबीआई एमपीसी की सदस्य ने कहा मजबूत आर्थिक विकास से रोजगार सृजन में लगातार सुधार की बात हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में कुल बेरोजगारी दर में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% थी। और एमपीसी की सदस्य ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी ढांचा और कौशल आधारित सुविधाएं रोजगार देने में दे सकती है अच्छा योगदान। विकसित देशों द्वारा पूंजी आकर्षित करने के प्रयासों से भारत में घट रहा है एफडीआई, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की, तो 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शांति का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला आईएलओ को। 10 वर्षों में 300 गुना बढ़ी देश में स्टार्टअप्स की संख्या। जितेंद्र कह रहे हैं, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि 2014 में देश में 350 स्टार्टअप थे। आज भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। धीमी रह सकती बैंकों की लोन वितरण की वृद्धि दर। अदानी कनेक्स ने 1.44 अरब डॉलर की राशि जुटाई। दुर्लभ खनिजों को लेकर शिखर सम्मेलन आज से। आप देखिए केंद्र सरकार दुर्लभ खनिजों को लेकर आज से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कर रहा है ना। सेबी ने क्रॉपिटल और उसके निवेशकों पर प्रतिबंध लगाया। फार्म टेक कंपनी की बात हो रही है। सेबी की बात करें तो सेबी के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। भारत की औद्योगिक वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हुई है। स्टील आयात पर नजर रखने की जरूरत है, नरेंद्र कह रहे हैं। मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं से ज्यादा प्रभावित होंगे शेयर बाजार, शोध कह रहा है। विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में 6,300 करोड़ के शेयर बेचे, 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। एफपीआई ने मार्च के दौरान इक्विटी में मॉरिशस के साथ कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि भी दिखा असर। एक देखिए मामला जो सट्टे का बात हो रहा, तो ईडी के अनुसार हजारों करोड़ के सट्टेबाजी सिंडिकेट महादेव ऐप का संचालन मुंबई से होता है और जिसके संचालक छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी सौरभ चंदाकार और रवि उप्पल हैं। इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था। और ईडी की अगर हम लोग बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाएगी प्राइवेट कंपनियां, इसरो प्रमुख कह रहे हैं हमारे। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आजकल आप देखिए बड़ी अशांति फैली हुई है। अब इराक में समलैंगिक संबंध अपराध है, अमेरिका ने की इसकी निंदा। ये आप देखिए समलैंगिक यानी कि समान लैंगिक की आजकल शादियां हो रही हैं। लड़कियां लड़कियों से शादी कर ले रही हैं, लड़के लड़के से शादी कर ले रहा है, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो ईरान कानून ले आया, देखिए ये ईरान देखने को मिलेगा। ठीक है, श्रीलंका में चीन निर्मित हवाई अड्डे के प्रबंधन में भारतीय फर्म भी शामिल है। ये भारत की यात्रा टालने वाले टेस्ला प्रमुख मस्क अचानक चीन पहुंचे हैं।
गजब भी। हमले बाद भारतीय युद्धपोत पहुंचा भारत आ रहे टैंकर के पास। शुक्रवार को लाल सागर में हouthi ने किया था ना विद्रोह। जहाज के 30 चालकों में से 22 भारतीय हैं, सभी सुरक्षित हैं। ये आप देखेंगे अरब सागर है, ये यहाँ लाल सागर देखने को मिलेगा, ये भूमध्य का सागर है। यहाँ आप देखते हैं कि हमले हो रहे हैं। यमन की खाड़ी है, अदन की। पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज में स्थित वार्षिक उत्सव के दौरान हिंगलाज माता की प्राचीन गुफा में पहुंचे हिंदू तीर्थयात्री। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज शक्तिपीठ की देखभाल मुस्लिम करते हैं और उसे चमत्कारी स्थान मानते हैं। मंदिर में देवी की प्राचीन दर्शन प्रतिमा है विराजमान है। वार्षिक उत्सव पर 1 लाख से अधिक हिंदुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भारत के अलावा सिंध, कराची के सिंधी और हिंदू श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के मिनी ब्राजील को देखने पहुंचे जर्मन पत्रकार। मिनी शहडोल, मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले स्थित बिचारपुर गांव के फुटबॉल प्रेम की प्रसिद्ध जर्मनी तक पहुंचे हैं। चलिए, ये आपका खेल का क्षेत्र है, बताया करिएगा। आईपीएल में क्या जानते हैं, कब शुरुआत हुई थी? इंडियन ग्राम पी 1 में वापसी करेंगी हिमा दास, भारत की स्टार धाविका है ना। जादूमणि आकाश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। एम जादूमणि सिंह और आप देखिए आकाश गोरखा यहाँ ASBC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पीसीबी ने कस्टर्न और गिलेस्पी को बनाया कोच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महेश्वरी ने देश के लिए ओलंपिक का कोटा हासिल किया, निशानेबाज है ना उन्हीं ने। भारतीय टीम उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ईशा रानी और अनमोल खरब के दमदार प्रदर्शन से ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में सिंगापुर को 4-1 से हराया। मंगलवार को आप देखिए चीन से सामना होगा इनका। और सेंथिल कुमार बेच ओपन स्क्वैश फाइनल में पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप बेलावन। अलकराज ने तीसरे दौर में थियागो सेबोत को हराया। रेणुका वस्ताकार ने बांग्लादेश को चढ़ाई धूल, तेज गेंदबाज है ना हमारे। आर्सेनल जीत के साथ शीर्ष पर आप देखेंगे। फुटबॉल की बात हो रही है। मेसी की डबल से जीता मियामी मैसाचुसेट्स। सक्रिय राजनीति और दक्षिण भारत के लेखक। राजीव गांधी सरकार की विपरीत अब गरीबों तक पहुंची है 90% राशि, भल्ला कह रहे हैं। सुरजीत भल्ला ये कह रहे हैं सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है काफी। तो सद्दल गांव जैसी कहानी बन जाएगा रामबन का परनौत। पूरा पहाड़ लगातार धंसने के चलते निर्माण कार्य करने और बेघर हुए लोगों को फिर से बसाना संभव। और 56 मकान हो चुके हैं क्षतिग्रस्त। 100 परिवारों को सुरक्षित निकालकर अस्थायी शिविरों में रखा गया है। उधमपुर जिले का सदल 2014 में हो गया था जमींदोज। 10 साल बाद भी शिविर में रह रहे हैं यहाँ लोग, बड़ी परेशानी रहती है। हिंद महासागर के गर्म होने से पड़ेंगे विनाशकारी प्रभाव, अध्ययन कह रहा है। इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा में पेपर हल करने वाले 2 गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। हेमा मालिनी समेत 10 को मिलेगा पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, सायरा बानो, उमा शर्मा, रमा वैद्यनाथन, उमा डोगरे, डॉक्टर संध्या पुरुचा, डॉक्टर मालविका मित्रा, पंडित राजेंद्र गंगानी और प्राची शाह व असीम बंधु। और आप देखिए भट्टाचार्य को पंडित लच्छू महाराज सम्मान प्रदान किया जाएगा। लच्छू महाराज बेले फाउंडेशन की ओर से यह सम्मान 31 अगस्त को लखनऊ में दिया जाएगा। भारत भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय सभागार में कुलपति प्रोफेसर मंडवी सिंह की अध्यक्षता में हुई अवार्ड समिति की बैठक में फाउंडेशन ने वर्ष 2015 से 2024 तक के सम्मान घोषित किए हैं।
और आप देखिए पंडित लच्छू महाराज बेले फाउंडेशन की सचिव और पंडित लच्छू महाराज की वरिष्ठ शिष्या कुमकुम आदर्श ने बताया कि 2014 के बाद से यह अवार्ड नहीं दिया गया था। बाद में कोविड के कारण सम्मान नहीं दिया गया था इसमें। चलिए अच्छी बात है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट उसी पॉइंट मिल जाते हैं। रासायनिक हथियारों पर रोक के लिए प्रभावी हुई संधि 1997 में आज ही के दिन पूरी दुनिया में रासायनिक हथियार संधि प्रभावी हुई थी और इसी वर्ष 24 अप्रैल को 88 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। रूस सहित कई अन्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह संधि विभिन्न देशों को रासायनिक हथियारों के उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाती है। भारत चीन के बीच हुआ पंचशील समझौता। तो 1954 में आप देखेंगे आज ही भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। चीन ने के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार व आपसी संबंधों को लेकर एक समझौता हुआ था जिसमें 5 सिद्धांत थे। उस समय इस संधि ने भारत चीन के बीच तनाव को दूर किया था। राजा रवि वर्मा देवी देवताओं की तस्वीरों में फूंके थे प्राण। आधुनिक भारतीय कला के जनक माने जाने वाले चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में आज ही के दिन केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। 7 साल की उम्र में कोयले से किलीमन्नूर महल की दीवारों पर अपनी चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन किया। वे पहले चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में दिए गए पात्रों, देवी देवताओं की कल्पना करके उनके चित्रों की शक्ल में डाला था। लेडी इन द मूल नाइट, शकुंतला, अहिल्या उनकी चर्चित कृतियां हैं। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद से नवाजा था। दुनिया में धूल के स्तर में आ रही कमी। विज्ञानियों ने रेगिस्तानी के विस्तार व सिकुड़ने के अलावा कुछ धूल स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर असर किया अध्ययन। अरब प्रायद्वीप व भारत में पाकिस्तान के बीच धार रेगिस्तान पर तूफानों के मार्ग व हवाओं के पैटर्न में को बदलाव की बात हो रही है। इस सदी के अंत तक हरा हो जाएगा थर्मोस्थल। लेखकों ने कहा कि मरुस्थल में अधिकांश वृद्धि मरुद्यान के कृत्रिम विस्तार से हो रही है जो भविष्य में टिकाऊ नहीं हो सकता है। उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन में सुधार, स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा करने और जल संरक्षण को प्रोत्साहन करने का आह्वान किया और आकलन किया जा रहा है कि इस सदी के अंत से पहले थार रेगिस्तान हरा हो जाएगा। अमेरिका में युवाओं ने खेली जमकर होली। वर्जीनिया के सेंटर विले में बुल रन स्पेशल इवेंट सेंटर में युवाओं ने नारंगी उत्सव होली पर जमकर एक दूसरे को रंग से सराबेर किया है। इस उत्सव के दौरान पारंपरिक संगीत, नृत्य के अलावा और रंग दौड़ आयोजित की गई। यातायात के शोर से बढ़ सकता है हृदय रोग का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है। विश्व के एक साल में 88% खसरे के मामले बढ़े हैं। और देखिए 2022 की तुलना में 2023 में 88% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है इसमें। और खसरे का वायरस बेहद संक्रमित है और टीकाकरण के अंतराल के इसके फैलने के संभावित जोखिम ज्यादा थे। ऐसे में टीकाकरण बेहद जरूरी, लेकिन इसका एक समान होना बेहद आवश्यक है। स्वाद बढ़ाएगी, बीमारियां घटाएगी। घर कीन। एक कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने तैयार की नई सब्जी घर कीन। पेट दर्द, पीलिया, बवासीर, गुर्दे की पथरी की बीमारियों के लिए रामबाण है। सब्जी, सलाद और अचार भी बनेगा खीरा प्रजाति की किस्म से। 55 घंटे में 90 लोगों का इंटरव्यू लेकर बनाया रिकॉर्ड। अबूजा एजेंसी नाइजीरिया की किलारा चिजोबा ने। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत करिए। धन्यवाद।